सभी विद्यार्थियों का जीएसटी वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। छात्राओं, अभी तक हमने जीएसटी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है। आज हम जो है पेमेंट ऑफ टैक्स अर्थात जीएसटी के अंतर्गत कर का भुगतान किस प्रकार किया जाता है, कर को किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाएगा ऑनलाइन ट्रांसफ़र के समय, और किस प्रकार लेजर मेंटेन किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक लेजर मेंटेन किया जाएगा पोर्टल पर, इस सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। धारा जीएसटी की धारा 49 के अनुसार कर, ब्याज, अर्थदंड तथा अन्य राशियों का भुगतान किया जाता है। ये जो धारा है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जीएसटी में कर का भुगतान, ब्याज का भुगतान, कोई पेनल्टी हो या अन्य कोई भुगतान अगर है तो उसको हम किस प्रकार जमा करवाते हैं। तो इसको धारा 49(1) इसकी सब धारा है। 49(1) के अनुसार हम ब्याज, अर्थदंड या अन्य कोई भी राशि जो ड्यू है उसको भुगतान जो है हम इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेफ्ट के द्वारा कर सकते हैं, आरटीजीएस के माध्यम से कर सकते हैं, या हम किसी भी बैंक ऑथराइज बैंक काउंटर पर 10,000 रुपये तक का भुगतान नकद में जमा करा सकते हैं चालान के माध्यम से, या डिमांड ड्राफ्ट या चेक के द्वारा कर सकते हैं, या ऐसी कोई विधि जो इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा निर्दिष्ट हो, उस विधि के अनुसार राशियों का भुगतान कर सकते हैं। इसमें जो व्यक्ति कर जमा कराता है उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेंटेन किया जाता है पोर्टल पर उस फर्म के नाम से, और उस जो राशि जमा कराई है उस राशि को उस लेजर में दर्ज किया जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है, किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है पोर्टल पे, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो है एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी जो फर्म है, जो रजिस्टर्ड व्यापारी है, उसका ऑनलाइन पोर्टल पर लेजर मेंटेन किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है इसमें आपने जो जो टैक्स जमा कराया है, जो जो आपके क्रेडिट्स हैं टैक्स के, जब आप माल परचेज करते हो तो उसकी माल की कॉस्ट में आपसे जो बायर है वो आपसे टैक्स वसूल करता है, और वो जो टैक्स है वसूल किया गया टैक्स बायर जमा कराता है। लेकिन चूंकि आपके नाम से, क्योंकि आपको बाद में इसमें टैक्स इनपुट क्रेडिट मिलेगी, इसलिए पोर्टल पर वहाँ पर आपके खाते में ये राशि क्रेडिट की जाएगी क्योंकि इस राशि का आपको बाद में टैक्स क्रेडिट बेनिफिट मिलता है। तो समस्त राशियाँ जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दर्ज की जाती है, रिकॉर्ड होता है। जब भी आप जिस फर्म से आपने परचेज किया उस फर्म का नाम, इनवॉइस नंबर, अमाउंट इत्यादि सब चीज़ों का वहाँ पर रिकॉर्ड होता है। अब ये धारा 49(2) के अंतर्गत ये जो मेंटेन करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब धारा 3 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही में, मतलब जो राशि हम कैश में जमा कराते हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दर्ज की जाती है। उस राशि का उपयोग जो है, आपने जो राशि जमा करा दी है उस राशि का उपयोग जो है वो आप कर, मतलब जो टैक्स बना उसके लिए, कोई पेनल्टी लगी है उसके लिए, फीस या अन्य कोई राशि जो इस अधिनियम में दे हो, उसके लिए निर्धारित शर्तों और निर्धारित समय में हम इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक जमा बही में जो उपलब्ध राशि है, जो आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, वो राशि जो है आप धारा 49(4) के अनुसार आप उसको, आपका जो आउटपुट टैक्स बनता है उस राशि से उसका समायोजन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये का टैक्स जमा कराया है और आप जब माल बेचते हो तो उस पर आपका 105 रुपये टैक्स आपने अगर देना है, तो 100 रुपये जो पहले से आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो जमा है वो आपके एडजस्ट कर जाएंगे और आपको 5 रुपये का ही भुगतान करना पड़ेगा। तो इस तरह से इन राशियों का समायोजन किया जाता है। और ये हो गया आपका, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं धारा 49(4) के अंतर्गत।
और धारा 49(5) के अनुसार इनपुट टैक्स जो जमा है, टैक्स क्रेडिट है, उसका उपयोग यो उसको हम किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। तो इसमें आपको एक सिस्टम बता रखा है जीएसटी के अंतर्गत कि आप, चूँकि हमने पढ़ा है कि एक तो आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, एक सीएसटी होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक आपका एसजीएसटी होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक आपका यूटीजीएसटी होता है। यूटीजी मतलब यूनियन टेरिटरी। जो आपका आईजीएसटी है वो तो जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट माल का क्रय करते हो, माल का एक्सचेंज करते हो, बेचते हो, तो उसमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंतर्गत आप आईजीएसटी चार्ज करते हो। और अगर आप विद इन स्टेट कोई चीज़ को परचेज या सेल करो तो उसमें हम 50% जो है सीजीएसटी और 50% एसजीएसटी चार्ज करते हैं। इसके अलावा इसी तरह अगर हम यूनियन टेरिटरी में कोई चीज़ बेच रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ है, आपका गोवा दी दमन है, ये यूटीज़ हैं, इन जो यूनियन टेरिटरीज है, इसमें यदि आप कोई माल बेचते हो तो उसमें आपको यूजीएसटी टैक्स देते हैं। तो इनकी जो एडजस्टमेंट है वो एक सिस्टम से आप कर सकते हो। जैसे सिस्टम बता रखा है कि आईजीएसटी में सबसे पहले हम जो है आईजीएसटी का एडजस्ट करेंगे। इनपुट अगर आपका आईजीएसटी है तो उसमें सबसे पहले हम आईजीएसटी को यूज़ करेंगे, उसके सेकंड नंबर पर सीजीएसटी को करेंगे, थर्ड नंबर पर हम एसजीएसटी को करेंगे और लास्ट में यूटीजीएसटी को करेंगे। अगर किसी का टैक्स क्रेडिट जो है आईजीएसटी के रूप में उसके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जमा है, तो आउटपुट का जब टैक्स एडजस्टमेंट करेंगे तो हम सबसे पहले आईजीएसटी को आईजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। फिर अगर आईजीएसटी की रकम कम पड़ रही है आउटपुट टैक्स में तो फिर हम सीजीएसटी का अमाउंट लेंगे और उसी क्रम में फिर नेक्स्ट एसजीएसटी का लेंगे और फिर यूटीजीएसटी का लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका सीजीएसटी का बैलेंस है, टैक्स क्रेडिट जो है वो सीजीएसटी है, तो ऐसी दशा में हम इसमें से सबसे पहले प्रायोरिटी से सीजीएसटी को कम करेंगे और फिर आपका आईजीएसटी को कम करेंगे। अर्थात इसका मतलब हुआ कि सीजीएसटी में एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से एसजीएसटी में से एसजीएसटी कम कर सकते हो या आईजीएसटी कम कर सकते हो, और इसी तरह यूजीएसटी में से यूजीएसटी और आईजीएसटी कम कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आपकी सीजीएसटी का उपयोग केवल अपन किस काम के लिए कर सकते हैं, सीजीएसटी का सीजीएसटी या आईजीएसटी के लिए कर सकते हैं। उसको हम सीजीएसटी में से एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से एसजीएसटी में से हम केवल एसजीएसटी और आईजीएसटी का ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अन्य कोई जो आउटपुट की राशि है उसका एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपकी धारा 49(6) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी रोकड़ बही और जमा खाता बही है उस राशि का उपयोग जो है तो ब्याज दंड आदि के लिए कर सकते हैं, और फिर कोई राशि बचती है तो उसको धारा 54 के अनुसार वापस कर दिया जाएगा। और धारा 49(7) के अनुसार यदि एक करदायी व्यक्ति के समस्त दायित्व करदायी व्यक्ति के समस्त दायित्व जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में सुरक्षित रखे जाएंगे, मतलब वो उन लेजर्स को कभी भी उनको अपने लॉगिन आईडी से खोल के उनको चेक कर सकता है। और इसके अलावा 48 धारा 49(8) के अनुसार जो है वो जो आपके पैसा जो है और जो कर अन्य बकाया है उसको एक क्रम में हम एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पिछली कर अवधियों की विवरणियों से संबंधित कोई कर निर्धारण या कोई अन्य बकाया है, मतलब जो आपका टैक्स जमा है उसमें से सबसे पहले हम पुराने जो रिटर्न्स हैं उनमें कोई लाइबिलिटी अगर आउटस्टैंडिंग है तो इनको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जो है करंट ईयर की जो लाइबिलिटीज़ है और आउटस्टैंडिंग है उनको एडजस्ट करेंगे। और इसके अलावा यदि कोई और मांग कोई निकाली है तो उस मांग का भी भुगतान करना पड़ेगा।
तो ये कुछ टैक्स पेमेंट से संबंधित धाराएं हैं जिनको हमें पढ़ना है और इन्हीं के अनुसार हम टैक्स का एडजस्टमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम व्यवहारिक दृष्टि से इनको किस प्रकार से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी ने ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।